हेलो दोस्तों। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पैट का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 हल करेंगे, जो अंकित भाटी सर का है। इससे पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट हल कर लिया है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे एजुकेशनल चैनल में जा कर के देख सकते हैं। और अन्य प्रकाशन का भी हमने हल कराया है, जैसे यूथ का भी कराया है और अरविंद पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट हल कराया है। इसी प्रकार ये अंकित भाटी सर का प्रैक्टिस हल हो रहा है। अगर आप लोगों को चैनल समझ में आएगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। लिखा हुआ है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई है। तो किसके द्वारा व्याख्या की गई है? ये किया गया है स्वामी दयानंद द्वारा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित था? तो इसका करेक्ट जवाब होगा पील आयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसका सही जवाब आपको बताना है ए नंबर सही है, यानी हड़प्पा का होगा रावी से मिलान, मोहनजोदड़ो का होगा सिंध से, और लोथल का होगा भोगवा से, और कालीबंगा का होगा घग्गर से। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, मुगल काल का राजभाषा कौन सी है? तो इसका करेक्ट जवाब होगा मुगल काल का राजभाषा कौन सी है? डी नंबर, यानी फारसी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, सुमेलित कीजिए। आपको सुमेलित करना है इसमें, यानी कौन सा ऑप्शन इसका सही है? इसका ए नंबर सही है, यानी पहला है जीजाबाई जो हैं ये शिवाजी की माता थी। अगला क्वेश्चन है, समर्थ रामदास जी, इनका मिलान करना, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु जी थे। अगला क्वेश्चन है, शाहजी भोंसले, तो इनका सही मिलान होगा सी नंबर, शिवाजी के पिताजी थे। और दादाजी कोंडदेव ये थे शिवाजी के संरक्षक, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको भी सुमेलित आपको करना है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। सुमेलित कीजिए। देखिए लिखा हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड को सही से मिलान कीजिए। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी पहला जो है डॉक्टर एम सी अंसारी को मिलाएंगे हम लोग मद्रास से। दूसरा को है बी, यानी पुरुषोत्तम दास टंडन को मिलाएंगे नासिक से। और अगला इसी में है, सरोजनी नायडू को हम मिलाएंगे किससे? यानी कानपुर से। और चौथा है सुभाष चंद्र बोस को मिलाएंगे हरिपुर से, हरिपुरा से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? तो इसका करेक्ट जवाब होगा केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन, ये इसकी विशेषता नहीं थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा अबुल कलाम आजाद, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वो थी, तो कौन थे वो? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक वर्षा प्रमुखता प्राप्त होती है, इसका करेक्ट जवाब होगा ए नंबर, यानी सी नंबर इसका होगा दक्षिण पश्चिमी मानसून से। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर क्या है? तो संगमरमर आपको बताना है क्या है। यह है कायांतरित चट्टान है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? इसका सही जवाब होगा आपका बताना है ए नंबर, यानी भुवनेश्वर महानदी, ये गलत जोड़ा है। बाकी तीनों सही है। कोटा जो चंबल में है, सूरत ताप्ती के पर है, और जबलपुर नर्मदा के पास में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का अक्षांशीय फैलाव क्या है? तो इसका करेक्ट जवाब आपको बताना है ए नंबर, 8 अंश 4 मिनट नॉर्थ से 37 अंश 6 मिनट नॉर्थ तक, ये ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका करेक्ट जवाब होगा दक्षिण अमेरिका। अगला प्रश्न देखते हैं, शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? इसका सही जवाब है शिक्षित बेरोजगारी। नेक्स्ट प्रश्न लिखा हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? तो किसके द्वारा की गई है? एक केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है,
अवमूल्यन का उद्देश्य होता है। तो अवमूल्यन क्या क्या उद्देश्य होता है ये बताना है। निर्यात को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट पर लिखा हुआ है, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है। ये किस फसल पर पड़ा है? गेहूं पर पड़ा है। अगला क्वेश्चन है, वस्तु और सेवा कर जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन था। तो इसका करेक्ट जवाब होगा फ्रांस। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। तो किससे प्रभावित है? इसका करेक्ट जवाब होगा इंग्लैंड से। अगला प्रश्न देखते हैं, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। तो एक नियम क्या है आपको बताना है? देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। यह ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूलभूत संविधान के कौन से भागों में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है। तो इसका करेक्ट जवाब होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिले की पुलिस व्यवस्था का प्रमुख होता है। तो कौन होता है? इसका सही जवाब होगा ए नंबर, पुलिस अधीक्षक, जिसे कहते हैं एसपी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज संस्था नहीं है। तो सही जवाब इसमें बताना है नगर परिषद, जो ये पंचायती राज संस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। तो कैसा रंग दिखाई देता है? ये काला रंग दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झूठ को पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर, यानी पॉलीग्राफ। अगला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया है। तो किसने आविष्कार किया था इसका? बैकरेल ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूप्रकृति में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। तो कौन सबसे ज्यादा तत्व पाया जाता है? इसका सही जवाब आपको बताना है ए नंबर, यानी ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर की लघुतम हड्डी पाई जाती है। तो सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? कान में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पो प्लस अन किस स्वर संधि का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट जवाब होगा जो आपका पो प्लस अन, ये होगा बी नंबर, यानी अयाद संधि का। एक मिनट इसको फिर से देखते हैं थोड़ा। हाँ, बी नंबर अयाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा। तो इसका करेक्ट जवाब होगा, विचित्र का पर्यायवाची आपको बताना है सी नंबर, यानी विलक्षण। अगला क्वेश्चन है, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। एक मिनट इसको चारों ऑप्शन का ऊपर करते हैं फिर बताते हैं। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो के लिए शब्द है। एक शब्द क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सी नंबर, इंद्रजीत। अगला क्वेश्चन है, कुल कुल शब्द युग्म से सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। देखिए इसका सही अर्थ क्या होगा? डी नंबर, इस कुल का मतलब होता है सब, और इस कुल का मतलब होता है वंश, यानी सब और वंश से मिलान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें से शुद्ध वाक्य बताना है, गंदा पानी उबालकर पिए। ये शुद्ध शब्द है, बाकी ये तीनों गलत हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त आपको बताना है राजीव कुमार जी बने हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा बिलीव लॉन्च की थी। बिलीव लॉन्च की है। तो किसने लॉन्च किया? इसका सही जवाब होगा डी नंबर, सुरेश रैना ने। अगला प्रश्न है आपके सामने लिखा हुआ है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ आईएमएफ के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं। तो इसका करेक्ट जवाब होगा, आपको बताना है इसका कौन सा समाप्त सही है। देखिए बताना है डी नंबर, यानी पियरे ओलिवियर गैरी चेस। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? यानी 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2022 को देश के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो इसका करेक्ट जवाब आपको बताना है ए नंबर, यानी भरत सुब्रमण्यम जी। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, देखिए, हाल ही में शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा बना है। तो इसका करेक्ट जवाब होगा ए नंबर, चेन्नई हवाई अड्डा। ऑप्शन अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का क्या स्थान रहा है। तो इसका करेक्ट जवाब होगा
43वां स्थान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नुसंतारा को किस देश ने अपनी नई राजधानी घोषित की है? तो इसका करेक्ट जवाब होगा ए नंबर, इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है, ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है इसके लेखक, आपको बताना है। सी नंबर, रत्नाकर सेठी। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, 24 वर्षीय निखत जरीन ने बॉक्सिंग 5-0 से किसको हराकर गोल्ड मेडल जीता है? इसका करेक्ट जवाब होगा जिटपोंगन जुटामस को। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, नहरों का देश भारत के किस पड़ोसी देश को कहा जाता है? तो नहरों का देश कहा जाता है पाकिस्तान को। अगला क्वेश्चन है, वियतनाम की राजधानी और मुद्रा क्रमशः है। तो वियतनाम की राजधानी क्या है, आपको बताना है। ये है हनोई, इसकी राजधानी है, और दोंग जो है इसका मुद्रा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं? तो इसका करेक्ट जवाब होगा 1/3 भाग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस सही सुमेलित नहीं है? चलिए इसका सही जवाब आपको बताना है। सी नंबर, राष्ट्रीय युवा दिवस 15 जनवरी, ये गलत है, बाकी आपका ये तीनों सही है। यानी प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, और राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेम्बनाड झील भारत के किस राज्य में है? तो इसका करेक्ट जवाब होगा सी नंबर, यानी केरल में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू जो है यह कहाँ का है? असम का है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना है। तो कौन सा घराना प्रसिद्ध है, आपको सही जवाब में बताना है। यह है ग्वालियर घराना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइगर वुड किस देश के गोल्फ खिलाड़ी हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी USA के। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? इसका करेक्ट जवाब आपको बताना है, क्या है? सी नंबर, ओजोन क्षरण से। अगला क्वेश्चन है, अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो कौन सी नदी कहलाती है? दामोदर नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न हिंदी से संबंधित है, जो पैसेज है अनसीन, इसको पढ़ा जाएगा, इसके बाद इसका जवाब दिया जाता है। चलिए पढ़ा जाए। क्या हम बिना क्रोध किए शांत रह सकते हैं? बात तो क्रोध करने की हो, पर अपने को शांत रखना ही योग है। इस महायोग की प्रवृत्ति पर हम स्वयं पैदा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि हम एकांत में बैठें, आस्था रखें कि हाँ, मुझे शांत रहना है, मुझे किसी भी परिस्थिति में उत्तेजित नहीं होना है, और मैं ऐसा कर सकता हूँ। अतः एकाग्रचित्त होकर दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा हम शांत रहने की प्रवृत्ति को अपनाकर क्रोध पर काबू पा सकते हैं। शांत रहने का मार्ग अपनाने पर हमारी दुनिया बदल जाएगी और जीवन अधिक आनंदमय लगेगा। हमारे चेहरे पर नई चमक, कार्य में नया उत्साह, हृदय में निर्मलता एवं शीतलता का स्वयं अनुभव होने लगेगा। बिना श्रम के, बिना किसी खर्च के और किसी उपचार के बिना ही पाचन क्रिया स्वतः ठीक होने पर छोटे मोटे रोग दूर भाग जाएंगे। खींचना, गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना, बड़बड़ाते रहना हमारे मन के गुबार को ही परिलक्षित करते हैं। इनसे हमारी पहचान का धब्बा लग जाता है और हमारे ओजस्वी चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आती हैं। अगर हम कुछ समय निकालकर पूर्ण समर्पण के साथ शांत रहने की आदत डालें तो निश्चय ही सफलता हमारे कदम चूमेंगी। शांत रहने की प्रक्रिया में यदि हम रात्रि का शयन कक्ष में जाने से पूर्व अपनी व्यक्तिगत दैनंदिनी डायरी में दिन भर की घटनाएं लिखते रहें, जब हम शांत नहीं रहे तो कुछ दिनों बाद वहीं दैनंदिनी पढ़ने पर आप अपनी बात की कमजोरी पर स्वयं हंस पड़ेंगे। कितनी छोटी बात पर हम क्रोध करने लगते हैं। आओ हम गुस्सा और उत्तेजना को फेंक दें और शांत रहना सीखें। चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। लिखा हुआ है आपके सामने, पहला प्रश्न लिखा हुआ है गद्यांश का,
उपयुक्त उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक क्या है? इसका सही जवाब आपको बताना है सी नंबर, शांत रहो सुखी रहो। ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति का क्या नाम दिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा महायोग। अगला क्वेश्चन है, क्रोध को काबू में रखने से मुख्यतः कौन से रोग दूर होते हैं? तो कौन से रोग दूर होते हैं? पाचन क्रिया से जुड़े रोग दूर हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, चिंता की रेखाएं कहाँ उभर आती हैं? तो इसका सही जवाब होगा चिंता की रेखाएं ओजस्वी चेहरे पर उभर आती हैं। अगला क्वेश्चन है, शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें? तो क्या करें रात को? आपका सही जवाब होगा क्रोध के अनुभव डायरी पर लिखें। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला गद्यांश, इसको पढ़ने के बाद इसका जवाब दिया जाएगा। चलिए गद्यांश को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, राष्ट्र से सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए भी प्रयत्न किया जाए। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। जनतंत्र के लिए तो यह एक महान कल्याणकारी योजना है। जन समाज में राष्ट्र, संस्कृत समाज एवं परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसका पूर्ण रूप से बोध कराना एवं राष्ट्र में व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का प्रथम सोपान है। पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृत के प्रभाव से आज हमारे मस्तिष्क में भारतीयता के प्रति हीन भावना उत्पन्न हो गई है। चरित्र निर्माण, जो कि बाल्यावस्था से ही ऋषिकुल, गुरुकुल, आचार्य कुल की शिक्षा के द्वारा प्राचीन समय से किया जाता है, आज की लॉर्ड मेकाले की शिक्षा पद्धति से संचालित स्कूलों एवं कॉलेजों के लिए एक हास्यास्पद विषय बन गया है। आज यदि कोई पुरातन संस्कारी विद्यार्थी संध्या वदन या शिखा सूत्र रखकर भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है, तो अन्य छात्र उसे बुद्धू या अप्रगतिशील कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। आज हम अपने भारतीय आदर्शों का परित्याग करके पश्चिम के अंधा अनुकरण को ही प्रगति मान बैठे हैं। इसका आघात परिणाम चरित्र दोष के रूप में आज देश में सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहा है। चलिए हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं। लिखा हुआ है प्रश्न, चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है, तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए। अगला क्वेश्चन है, जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकता है, तो इसका देखना है क्या लाभकारी हो सकता है। तो इसका सही जवाब होगा उत्तम चरित्रवान व्यक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान है, तो इसका सही जवाब है भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, अप्रगतिशील रूप से देखते हैं, अप्रगतिशील रूप से मजाक उड़ाया जाता है, जो जो क्या करते हैं उनका मजाक उड़ाया जाता है। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। डी नंबर, भारतीय संस्कृति में ही जीवन बिताता है। अगला क्वेश्चन, भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण क्या है? तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, यानी लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति। चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।